नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीए नेट दिसंबर 2019 की, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। ये हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम के लिए इन्हीं तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पूरा लास्ट तक जब देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के ही क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एक कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सीपीयू गिवन टाइम स्लाइस ऑफ 2 मिलीसेकंड। टाइम स्लाइस का मतलब होता है टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए हुए हैं मगर मीनिंग एक ही है। सो बेसिकली टाइम स्लाइस का मतलब है कि एक प्रोसेस का बस टाइम कितना भी हो, एग्जीक्यूशन टाइम कितना भी हो, मैक्सिमम टाइम कितना एग्जीक्यूट होगा वो टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। मतलब टाइम स्लाइस इसमें 2 मिली सेकेंड दिया हुआ है तो 2 मिली सेकेंड मैक्सिमम एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, P1 P2 P3। हर एक के कोरस्पॉन्डिंग बस टाइम दिया हुआ है और अराइवल टाइम गिवन है। ठीक है, तो इनको कंसिडर करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा और एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। कौन सा शेड्यूलिंग यूज करना है आपको, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग। अगर टाइम स्लाइस दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट अगर मेंशन भी नहीं है तो आप क्वेश्चन में यही अप्लाई करोगे, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर हर एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो अराइवल टाइम और बस टाइम गिवन है उसको देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यहाँ पर हमें देखना है पहला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखना, अराइवल टाइम यहाँ पर है 0, तो प्रोसेस P1 सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर जाएगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर मैं रेडी क्यू बना लेता हूँ। यहाँ पर रेडी क्यू मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले P1 रेडी क्यू के अंदर आया 0 टाइम पे, और 0 टाइम पे ही गैंट चार्ट में वो एंटर कर जाएगा P1। कितने टाइम तक मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करेगा टाइम स्लाइस। इसका टोटल टाइम है 3 मगर टाइम स्लाइस कितना टाइम दिया हुआ है 2, तो मैक्सिमम कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा ये 2। तो इसका रिमेनिंग टाइम मतलब जो बच जाएगा वो बच जाएगा 1। ठीक है, तो 2 मिली सेकेंड 2 पर कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, P2 एंटर कर जाएगा सीपीयू के अंदर, और P1 जो था वो वापस कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा रेडी क्यू के अंदर। ठीक है जी, P1 रेडी क्यू के अंदर है और P2 कहां पर आ चुका है, गैंट चार्ट मतलब सीपीयू एलोकेट हो चुका है। ठीक है, तो इसका टोटल टाइम है 4 मगर टाइम स्लाइस कितना दिया हुआ है 2, दैट मींस ये 2 तक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, तो रिमेनिंग टाइम इसका कितना बच जाएगा 2। ठीक है, और जैसे ही इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा यहां पर P2 एंटर कर जाएगा रेडी क्यू के अंदर, और पहले प्रोसेस कौन सा था P1। अब देखिए जो मेन ट्विस्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो ये दिया हुआ है अराइवल टाइम प्रोसेस P3 का कितना है 5, मगर हमारा अभी तक एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो कितना एग्जीक्यूट हुआ है 4। दैट मींस P3 जो है अराइव ही नहीं करा है, तो हम इसको एलोकेट नहीं करा सकते। तो कहने का मतलब है रेडी क्यू के अंदर जो प्रोसेस है P2 अभी एंटर किया है, तो पहले कौन सा रिमेनिंग था, P1 हमारा यहाँ पर वेट कर रहा था, तो P1 को हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे। अब P1 का रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है 1, मगर टाइम स्लाइस कितना है 2 मिली सेकेंड, तो मैक्सिमम जो बचा हुआ है वो टाइम स्लाइस से कम है, तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम 1 तक। ठीक है जी, अब P1 यहाँ से हट जाएगा, P1 यहाँ एलोकेट हो रहा है। उसके बाद होगा क्या, अब 5 पर एंटर कर जाएगा P3 5 पर एंटर कर दिया। मगर ध्यान रखना ये बेसिकली राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो या कोई भी एल्गोरिथम हो, अगर जब दो सेम टाइम पर एंटर करते हैं तो पहले वाला जो पहले आया हुआ है, पहले कौन सा आया हुआ है P2, P3 अभी एंटर किया है रेडी क्यू के अंदर। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जो पहले से आया हुआ है सेम अराइवल टाइम पे पहले से जो वेट कर रहा है उसको हम सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर P2 को एलोकेट कर देंगे सीपीयू। ठीक है, और P2 का रिमेनिंग टाइम कितना था 2, और टाइम स्लाइस भी 2 है, तो मैक्सिमम 2 तक ही एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है जी, ये मेन पार्ट था जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। उसके बाद लास्ट जो एंटर करेगा वो P3 एंटर करेगा 2 मिली सेकेंड तक। ठीक है,
मगर अभी कोई और भी प्रोसेस नहीं बचा है, P1 और P2 दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं। दैट मीन्स P3 को हम 2 मिली सेकेंड के लिए कराएंगे, फिर P3 को 2 मिली सेकेंड के लिए कराएंगे, देन P3 को हम 1 मिली सेकेंड के लिए। टोटल टाइम आप देख सकते हो इसको वेरीफाई करने के लिए 3, 4, 5, तो टोटल टाइम ये 0, 0 हो चुका है, तो टोटल टाइम आ जाएगा 12। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 12 है, ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। तो इसी में मैं आपको समझा देता हूं कैसे हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीशन टाइम, सीटी का मतलब है कंप्लीशन टाइम, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट करना है। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12, P3 के आगे 12 लिख देंगे, यहां से चलते जाएंगे, P2 आया, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 7, इस तरफ से चलते गए, P1 का कंप्लीशन टाइम है 5, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। देन टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम होता है बेसिकली, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम इसका कितना है, 5, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 5 7, ठीक है जी। तो उसके बाद है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम यू कैन से टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो P1 को कितना एंटर करना पड़ा था हमारा, एक सेकेंड देख लेते हैं हम यहाँ पर। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 का कंप्लीशन टाइम है 5, बिल्कुल। देखिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 4 इज 1, 7 माइनस 5 इज 2, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में गिवन था बस टाइम 3, 4, 5 था, तो 5 माइनस 3 किया मैंने, 5 माइनस 4 किया, 7 माइनस 5 किया, तो इस तरह से वेटिंग टाइम आ गया हमारा। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल, अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। 5 प्लस 5 प्लस 7, तो टोटल हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 10, 17/3, 17/3 दैट इज इक्वल टू 5.66, ठीक है। तो 5.66 दो में आया हुआ है, तो A और D तो ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद आप वेटिंग टाइम दे सकते हो, 2 + 1 + 2 दैट इज 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस इज 3 दैट इज इक्वल टू 1.66। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B, C आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वेटिंग टाइम और किसी भी क्वेश्चन में वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है हमारा, और यू कैन से सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे, बस आपको कंसेप्ट समझना है। कोई भी कंसेप्ट आपका एग्जाम में आ सकता है, और डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है डेडलॉक के ऊपर। डेडलॉक में आपका बेसिकली हमारे टेक्निक यूज करते हैं हम, सेफ सीक्वेंस डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर, ठीक है। बैंकर एल्गोरिथम भी यूज करते हैं। तो ये सेफ सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। गैल्विन का डायरेक्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव दे रखी है। 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव का मतलब है रिसोर्सेज आपके पास 12 है, 3 प्रोसेस है, आर एलोकेटेड टू टेप ड्राइव, जिसकी अकॉर्डिंग सिचुएशन ये दी हुई है, जैसे कि P0 है, उसकी मैक्सिमम नीड कितनी है 10, मगर करंटली नीड कितनी है, तो करंट नीड को हम देखते हुए उसको एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी नीड कितनी बच गई, मैक्सिमम माइनस करंट दैट इज 5, 2, 9 माइनस 2 इज 7, इसका डिफरेंस निकाल दो। तो इसकी एक्चुअल नीड कितनी बच गई है अब, 5, 2 और 7, P0, P1, P2 की, ठीक है। तो इसने यहां पर पूछा एट टाइम T0 सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ सीक्वेंस, सो डेडलॉक इज अवॉइडेड। तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सेफ स्टेट क्या होगी, उसकी सीक्वेंस क्या होगी बेसिकली। तो वो सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, 12, ये क्वेश्चन में मेंशन है। टोटल रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, 12, और करंटली कितने रिक्वायरमेंट है, 5, 2 और 2, इन सबका अगर सम करें तो कितना आएगा, 9। तो 12 माइनस 9 मतलब अगर हम देखें तो करंटली हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 3 अवेलेबल है आफ्टर एलोकेशन ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए इसकी करंटली नीड कितनी है, अब 3 हमारे पास अवेलेबल है, और P0, P1, P2 की जो नीड है वो है 5, 2, 7। तो किस प्रोसेस को हम एलोकेट कर सकते हैं, ओनली एक ही प्रोसेस है P1।
P1 को सबसे पहले हम एलोकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी नीड जो है वो अवेलेबल से कम है, तभी तो हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए एक क्लास है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है 3 चेयर की, ठीक है, 2 स्टूडेंट आएंगे तो वही तो बैठ सकते हैं। अगर 5 स्टूडेंट आए तो 3 चेयर पे कैसे एलोकेट कर देंगे हम? 7 स्टूडेंट आए तो 3 चेयर पे कैसे एलोकेट कर देंगे? तो हम 2 स्टूडेंट को तो एलोकेट कर सकते हैं, 2 चेयर दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ 3। क्लियर? तो इस टाइप से हम सिचुएशन को मतलब रियल लाइफ से ऐड कर सकते हैं, रियल लाइफ से सोच सकते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर P0 ना एग्जीक्यूट होके P1 एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? P1। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो इसके एलोकेटेड प्रोसेस थे उसको ये रिलीज कर देगा। तो 3 + 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, P1 को एग्जीक्यूट कर चुके हैं हम। P1 के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा हमारा? अब 5 है तो 5 और 7 में से किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P0 को, क्योंकि 7 वाला तो एलोकेट नहीं हो पाएगा, हमारे पास करंटली अवेलेबल कितने हैं? 5। तो P0 को एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसके करंटली नीड ये रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद +5 हो जाएगा, 5 + 5 = 10। ठीक है जी, 10 अवेलेबल हो गया नया। तो यहां पर इसकी नीड कितनी थी? 7। तो P2 को एलोकेट करा देंगे हम। ठीक है, तो इसकी जो सीक्वेंस हो जाएगी वो P1 P0 P2 हो जाएगी। P1 P0 P2, दैट इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बहुत इजी वे में। हर एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता जा रहा हूं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 13, यू कैन से थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये TLB कंसेप्ट यूज किया हुआ है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, तो ये TLB दिया हुआ है। एक स्पेशल टाइप की एसोसिएटिव मेमोरी यूज करनी है आपको जिसकी हीट रेशियो है 80। मेन पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। एज्यूम दैट मेमोरी रेफरेंस 80 नैनोसेकंड एंड रेफरेंस टाइम TLB में अगर एक्सेस करते हैं तो 20 नैनोसेकंड लगता है, मेमोरी में एक्सेस करते हैं तो 80 नैनोसेकंड लगता है। तो इसने पूछा हुआ है व्हाट विल बी द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन 80% हीट रेशियो। ये रिपीट कर रहा है यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझाऊं तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा होता है। क्या कि यहाँ पर CPU एलोकेट करता है, हमें CPU रिलीज करता है, असाइन करता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक पेज टेबल बनी होती है जिसको यहाँ पर हम पेज टेबल बोलते हैं, और ये होता है हमारा TLB। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। अब कोई भी चीज है CPU जनरेट करेगा, एड्रेस जनरेट करने के बाद वो सबसे पहले TLB के अंदर सर्च करेगा। अगर TLB के अंदर मिल जाता है तो वो पेज टेबल में ना जाके डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, और अगर देखिए पेज टेबल में हिट हो गया तो वो हिट होने का मतलब है वो TLB में मिल गया है तो वो कहाँ जाएगा? डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक्सेस करेगा। उसके यहाँ पर फ्रेम और फ्रेम्स की फॉर्म में डिजाइन दिया होता है। ठीक है, अगर मिस हो जाता है तो TLB में मिस है, इसका मतलब क्या है कि वो पेज टेबल में मिल सकता है। तो पेज टेबल के बाद वो डायरेक्टली उसके बाद कहाँ जाएगा? ये सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ TLB में अगर हिट हो गया तो TLB का टाइम लगा प्लस किसका टाइम लगा? सेकेंडरी मेमोरी का। और TLB में अगर मिस हो गया तो TLB प्लस पेज टेबल प्लस सेकेंडरी मेमोरी, तो टोटल टाइम इसका ये लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा था ये पॉइंट मेन वो क्या था? वो ये पॉइंट था कि यहाँ पर जो मेन अगर हम देखें तो वो है 80 मिलीसेकेंड। यहाँ पर अगर सिचुएशन देखें तो टोटल 80% हीट रेशियो है। हीट रेशियो का मतलब है, फॉर्मूला अगर देखें हम तो क्या बन जाएगा? 80 हीट है, हिट का मतलब है कि TLB का टाइम लगेगा प्लस सेकेंडरी मेमोरी का टाइम लगेगा। तो TLB का टाइम कितना दे रखा है? 20 प्लस मेमोरी का टाइम दे रखा है 80। तो टोटल टाइम हो जाएगा कितना? 80 इंटू में 100 डिवाइड बाय बेसिकली 80 डिवाइड बाय 100, ये टोटल टाइम हो गया। ठीक है, प्लस 80% था तो 80/100 लिख दिया मैंने। उसके बाद है अगर मिस होगा, ये तो हिट का पॉइंट हो गया, अगर मिस होगा तो मिस होने का मतलब है 80% हिट है तो 20% मिस होगा, इनटू में 20% मतलब 20/100 इनटू में। अब देखिए
80 मेमोरी एक्सेस टाइम लग रहा है, 80 मेमोरी एक्सेस टाइम तो सेकेंडरी मेमोरी का हो गया, और ये भी एक पेज टेबल भी क्या है, हमारी मेमोरी है। तो मिस होने का मतलब है टीएलबी का टाइम कितना है 20, टीएलबी का टाइम है 20 और मेमोरी का टाइम है 80 और 80 इसी मेमोरी का टाइम है, तो 20 प्लस 80 प्लस 80 तो टोटल हो जाएगा ये आपका 180, 20 प्लस 80 प्लस 80 दैट इज 180। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 80 प्लस 18 2 जा 36, तो टोटल इज 116 और सब कुछ नैनो सेकंड में दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 116 नैनो सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। ये कंसेप्ट हमारा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये सारे के सारे मैं आज जो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही है, जो नेट में आए हुए दिसंबर 2019, जो कि लेटेस्ट पेपर अभी तक हुआ है, उसके बाद कोई भी पेपर नहीं हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज इट इज यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है वो प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग में से हमें सर्कमस्टांसेस को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आपको सिचुएशन को फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी सर्कमस्टांस है जिसके अंदर हम प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम गैल्विन के अंदर मेंशन है ये पॉइंट, क्या पॉइंट मेंशन है कि प्रिमिटिव कौन सी सिचुएशन में होता है, नॉन प्रिमिटिव कौन सी सिचुएशन में होता है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर देता हूं पहले कि कैसे हम प्रिमिटिव में यूज करते हैं और कैसे नॉन प्रिमिटिव में यूज करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में। देखिए प्रिमिटिव जो होती है हमारी सिचुएशन, प्रिमिटिव का मतलब है प्रिंट करना, और नॉन प्रिमिटिव मतलब हमारे पास सिंपल, नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो यू कैन से नॉन प्रिमिटिव कब आएगा। अब आप एक चीज समझो, कोई भी प्रोसेस है उसका जो टोटल टाइम था वो कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रोसेस है जिसका टाइम मान लीजिए 2 मिलीसेकंड था और 2 मिलीसेकंड उसको सीपीयू मिल गया, तो मिल गया इसका मतलब है कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब है कि उस सिचुएशन में सीपीयू आइडल पोजीशन पे है तो दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, तो प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप एक चीज समझ सकते हो, जो प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो प्रिंट वाला नहीं होगा, ये किसका टाइप है, नॉन प्रिमिटिव का, ठीक है। दूसरी सिचुएशन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम गैल्विन की जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, जब मान लीजिए कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस रेडी से वेटिंग में चला गया, रेडी से वेटिंग में रनिंग से वेटिंग में चला गया। रनिंग से वेटिंग में जाने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बता देता हूं। ये न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट के बाद यहां पर होती है हमारी रेडी स्टेट, ठीक है, रेडी के बाद होती है रनिंग, ठीक है, रनिंग के बाद होती है टर्मिनेट, ठीक है जी। अब रनिंग से रेडी में भी आ सकता है, रनिंग से आपका वेटिंग के अंदर भी आ सकता है। ये बेसिकली प्रोसेस जो डायग्राम है हमारा वो मैं बता रहा हूं आपको। रनिंग से वेटिंग में कब आता है, जब उसके पास इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं होते, कुछ ना कुछ मिस होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट नॉट कंप्लीटेड या मिस। और इनपुट आउटपुट अगर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब उसके पास जो रिक्वायरमेंट थी वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की या जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गया, तो वो वापस रेडी क्यू में चला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रनिंग से टर्मिनेट के अंदर आने का मतलब है कि उसका टाइम कंप्लीट हो गया, तो वो तो नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब रनिंग से वेटिंग में आ गया, रनिंग से वेटिंग में कब आएगा, जब रनिंग से वेटिंग के अंदर तब आएगा जब उसके पास कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहा था, एग्जीक्यूट करते करते उसके पास जो रिसोर्सेज चाहिए थे उसको वो नहीं थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं थे, तो वो वेटिंग में जाना पड़ेगा। जब तक उसके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होंगे वो रेडी में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से वेटिंग के अंदर गया है, ना कि उसको फोर्सफुली भेजा गया है, ठीक है। रनिंग से वेटिंग का मतलब है कि उसके पास वो चीज रिक्वायर ही नहीं, मतलब जो उसको चाहिए वो चीज उसके पास नहीं थी, तभी वो वेटिंग के अंदर पहुंचा है, अदरवाइज वो कहां जाता, रेडी में जाता, ठीक है। तो रनिंग से वेटिंग में जाना या प्रोसेस कंप्लीट होना, दोनों के दोनों किसके टाइप है, आपके नॉन प्रिमिटिव के। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, उनको फोर्सफुली नहीं भेजा गया। और प्रिमिटिव का मतलब क्या है, देखिए कोई प्रोसेस रनिंग में एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हमने पहला क्वेश्चन देखा,
P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, एग्जीक्यूट होते होते टाइम स्लाइस ओवर हो गया, टाइम स्लाइस ओवर होते ही वो P1 जो है वापस कहाँ चला गया था, रेडी क्यू के अंदर। तो रनिंग से P1 यहाँ से हटके P2 आ गया और P1 यहाँ पर आ गया। तो रनिंग से रेडी के अंदर जाना, मतलब रनिंग से रेडी के अंदर जाना, इसका मतलब है कि वो प्रिम्प्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब उसके पास सारी चीजें थी, बट उसका टाइम स्लाइस ओवर हो गया था, मतलब टाइम स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रिमिटिव। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन तो हमें बिल्कुल क्लियर है। पहली सिचुएशन क्या है, प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग टू रेडी, दैट मीन्स ए जो है वो तो हमारा प्रिमिटिव का टाइप है। तो ए अगर टाइप है तो सी आंसर तो नहीं होगा, सी एंड डी, ठीक है। तो ए तो हमारा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सी करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये हमने देख लिया अभी, क्लियर। उसके बाद है ए बी होगा या ए डी होगा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, रेडी से वेटिंग कभी भी नहीं जाते, रेडी से वेटिंग के अंदर कभी भी नहीं जाते हम, ठीक है, चाहे वो नॉन प्रिमिटिव हो या प्रिमिटिव हो। रेडी से वेटिंग कभी भी कोई भी डायग्राम में कहीं पर भी ट्रांजिशन नहीं होगी। तो ए और डी भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ ए बी का ऑप्शन बच गया। आप समझ सकते हो, वेटिंग से रेडी के अंदर आना, कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब उसका जो वेटिंग टाइम था, मतलब उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होते ही वो कहां पर आ जाएगा, रेडी के अंदर। अब ये प्रोसेस रनिंग के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर भी प्रिम्पशन अप्लाई हो रहा है। तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये गैल्विन की बुक में 4 स्टेटमेंट दी हुई है, प्रिमिटिव की 2 स्टेटमेंट है ये, और 2 स्टेटमेंट जो नॉन प्रिमिटिव की, एक तो यही दे रखी है कंप्लीट ही 8 एग्जीक्यूशन, और दूसरी कंप्लीट है बेसिकली ये, और दूसरा है हमारा जब कभी भी हम रनिंग से वेटिंग के अंदर जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन यहाँ पर ये क्लियर की है, ठीक है। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे दिसंबर 2019 जो पेपर आया हुआ है नेट का, वही क्वेश्चन मैं एज इट इज आपको करा रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल इज यूज्ड टू एक्सचेंज मैसेज अमंग कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस जो है वो मेनली 2 टाइप से हम डिवाइड करते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होता है जहां पर कोई भी चीज, इंडिपेंडेंट मतलब मैं किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट हूं, मतलब मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। यू कैन से इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी चीज अगर कोई काम कर रहा है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द अदर प्रोसेस आर रनिंग इन द क्यू। सो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई काम कर रहा है तो दूसरे को इफेक्ट होगा। जहां पर इफेक्ट नहीं होता वहां पर इंडिपेंडेंट प्रोसेस यूज करते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन से काम चलता है, जैसे टीम वर्क होता है, तो एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल पूछा हुआ है कि अगर हम मैसेज को एक्सचेंज करते हैं अमंग द कोऑपरेटिव प्रोसेस, तो 2 टाइप के मॉडल होते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक होता है शेयर्ड मेमोरी, ये बेसिकली दोनों के नाम दिए हुए हैं आपके बुक के अंदर, और सेकंड होता है आपका मैसेज पासिंग। दोनों के थ्रू, दोनों के दोनों मॉडल है ये, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी से के थ्रू भी आप कोऑपरेटिव प्रोसेस को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, और मैसेज पासिंग के थ्रू भी आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर प्रोसेस मॉडल इज यूज्ड टू एक्सचेंज मैसेज अमंग कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर काउंटिंग सेमाफोर में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि जनरली ज़्यादातर एग्जाम में मैं देखता हूँ, जनरली हर नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है ये वाला। तो यहाँ पर बस आपको मीनिंग समझना है। काउंटिंग सेमाफोर की इनिशियलाइज वैल्यू दी हुई है 8, ये इनिशियल वैल्यू दी हुई है 8, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए काउंटिंग सेमाफोर के अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, दोनों ऑपरेशन कौन से होते हैं, एक होता है आपका वेट और एक होता है सिग्नल, ठीक है जी, जिसको हम वेट को अप भी बोल देते हैं किसी बुक में, और सिग्नल को डाउन भी बोल देते हैं,
वेट जो बेसिकली यूज करते हैं हम वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता है वेट के अंदर और सिग्नल के अंदर ये ऐड करता है वन वैल्यू ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आप बहुत सिंपल वे में मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर आपको बस सिंपल और सिंपल अप्लाई करना है। काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू दे रखी है 8, 3 वेट ऑपरेशन है, मतलब एक वेट ऑपरेशन है, एक सब्ट्रैक्ट करेगा तो 3 वेट ऑपरेशन है तो -3 कर दूंगा मैं, 3 वेट ऑपरेशन हो गए। 4 सिग्नल ऑपरेशन है, सिग्नल ऑपरेशन ऐड करता है, मतलब एक सिग्नल 1 वैल्यू ऐड करेगा तो 4 सिग्नल है तो 4 वैल्यू ऐड हो जाएगी। ऑपरेशन आर अप्लाइड, फाइंड द करंट वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। 8 -3 + 4 दैट इज +1 = 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा। अगर आपको मीनिंग क्लियर है वेट ऑपरेशन क्या करता है, सिग्नल क्या करता है, तो आप इसमें थोड़ा सा बहुत लिटिल माइंड लगाने के बाद आप इसको करेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और जो सीरीज चल रही है वो 17 क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं हम, दैट इज सपोर्टेड बाय लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स। तो इसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो ये बेसिकली आपको क्लियर करना है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नंबर ऑफ टाइप्स के सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, टाइम शेयरिंग, प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रोबिन, इस टाइप से नंबर ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग हम पढ़ते हैं। तो उसके अंदर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी भी 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, दोनों के दोनों हम यूज करते हैं किसके अंदर, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों के दोनों इस टाइप के सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, टेक्निकली जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 क्वेश्चन आए हुए थे दिसंबर 19 एग्जाम के अंदर, तो वो उसके अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, यहां पर क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। Which of the following method are used to pass any number of parameter to the operating system through system call? देखिए यहाँ पर पैरामीटर को पास करने के लिए मेथड्स जो यूज करते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या क्या मेथड यूज होते हैं, मेन 3 मेथड यूज करते हैं हम, 3 मेथड्स दैट विल बी यूज। 3 मेथड कौन कौन से हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। जैसे कि पहला मेथड होता है आपका रजिस्टर। We can use register to pass any type of any number of parameter। ठीक है, रजिस्टर्स हम यूज करते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा, अगर रजिस्टर से काम नहीं चलता, कई बार क्या होता है रजिस्टर में नंबर ऑफ पैरामीटर कम यूज करने के लिए हम रजिस्टर यूज करते हैं, मगर अगर मान लीजिए रजिस्टर में वो फुलफिल नहीं हो रहा तो हम उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। पैरामीटर को हम ब्लॉक्स में स्टोर कर देते हैं और ब्लॉक्स का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, वो मैप कर देते हैं हम रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ब्लॉक्स के थ्रू मैपिंग विद रजिस्टर। और तीसरा मेथड होता है हमारा, जब हमें इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम पुश और पॉप भी यूज कर देते हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ स्टैक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है स्टैक फॉर यूजिंग द पुशिंग एंड द पॉप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये 3 मेथड यूज होते हैं टू पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द सिस्टम कॉल। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए रजिस्टर यहाँ पर आया हुआ है, ब्लॉक्स और टेबल इन मेन मेमोरी ये भी नहीं होगा, स्टैक यहाँ पर आया हुआ है, 2 अलग अलग आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक इन मेन मेमोरी एंड स्टैक, तो 2 मेथड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 मेथड यहाँ दिए हुए हैं, ये अलग अलग मेथड थे। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। जो कई बार होता है कि आपके पास चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लगते हैं और होते भी है, मगर उसमें से हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ, तो यहाँ सॉरी ऑल ऑफ दीज नहीं दिया हुआ, तो ऑल ऑफ दीज हम नहीं लगा सकते। ठीक है, मान लीजिए ये इस वाले ऑप्शन को यहाँ दे देता और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दे देता, तो हम करेक्ट कर देते ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लीज
होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।